एक विकसित राज्य, स्वावलंबन राज्य बने, इसके लिए इस अभिभाषण में जो योजना बनाई गई है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं हैं, युवाओं शक्ति के लिए रोजगार की योजनाएं, और कृषि के क्षेत्र में कृषि जो वैज्ञानिक क्षेत्र में उनकी आय और उसकी आमदनी बढ़े। इसके साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावना है, क्योंकि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया आज तक। प्राकृतिक जो सौंदर्यीकरण है, वो प्राकृतिक सौंदर्यीकरण हमारे जिस प्रकार से चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार से उत्तराखंड की इस देवभूमि में कुछ विश्व की अद्भुत चीज़ें भी हैं। कुछ जो प्राकृतिक सौंदर्यीकरण है, वहाँ तक सड़क न पहुँचने के कारण आज तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहते हैं आज सुन, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, उत्तराखंड में विशेषकर पर्वतीय जनपदों में सड़क की विकास है वहाँ का, क्योंकि वो बजट प्रदेश सरकार के पास इतना नहीं है। जहाँ तक यदि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना नहीं होती, अभी भी हमें गांव तक के लिए सड़क पहुँचने के लिए 15-20 साल का इंतजार करना पड़ता। 90% पैसा केंद्र से मिलता है। आज जो सड़कें बनी है केंद्र पोषित योजनाएं, एक सड़क आपकी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, ब्यारो उसका काम कर रहा था। 1 किलोमीटर सड़क बनने में धारचूला से आगे तवा घाट, गरगुआ से जो लखनपुर है, 1 किलोमीटर चट्टान काटने में 15 साल लगे। जब सरकार हमारी आई, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस सरकार ने उससे आगे जो चट्टान थे, बर्फीले चट्टान थे, बर्फों में काम नहीं हो सकता था, उन्होंने सीधे क्या किया, उसमें चीनों जो हमारे हेलीकॉप्टर है, नैनी सैनी से लेकर सीधे गुंजी तक बड़े बड़े जो हैं डंपर, बड़े बड़े पोकलैंड मशीनें वहां पहुंची। दोनों स्तर से काम हुआ, बड़ी तेजी से काम हुआ, और वो काम 32 किलोमीटर सड़क मात्र 9 वर्ष में पूरा हुआ। केवल 9 साल में 32 किलोमीटर सड़क, और 15 साल में 1 किलोमीटर उस समय की सरकार। वही एजेंसी थी ब्यारो, सीमा सड़क संगठन काम कर रहा था। आज उस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं, टनकपुर से ले गुंजी तक जो सड़क वहां बनी हुई है, जो वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, वो रोजगार विशेषकर वहाँ के नौजवानों को, होम स्टे वहाँ पर जिनके अपनी गाड़ियाँ हैं, जिनके अपने होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत है सीमा के से। उसके साथ बॉर्डर डेवलपमेंट की योजना भी। आज तक कितनी सरकार है, कितने प्रधानमंत्री मेरे देश में, लेकिन पहली बार बॉर्डर की याद है अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस समय बॉर्डर के लिए जो वाइब्रेंट विलेज की योजना बनाए, उससे बॉर्डर की सीमाओं में जो विकास हो रहा, जो प्लान रुका हुआ है, उससे उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला है। यही नहीं, अभी केंद्र पोषित योजनाओं में धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, क्योंकि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो अभी कह रहे हैं कि 51,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, उस 51,000 करोड़ रुपए में घर घर नल जल, जरूर पानी कम आ रहा होगा, स्रोतों में पानी कम है। इसीलिए स्रोतों में पानी कम होने के कारण जो स्रोतों को ठीक करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया। स्रोतों का मापन दोबारा होगा, जो जहाँ पर पानी की कमी हो रही, सरकार ने कहा, हमने कहा कि वहाँ तक पानी मिलना चाहिए। तो इसलिए सरकार को भी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र की बात करना चाहता हूँ। कुमाऊं क्षेत्र में एकमात्र हॉस्पिटल है हमारा सुशीला तिवारी, लेकिन गरीब लोग वहाँ पर जब जाते हैं इलाज के लिए, उस अस्पताल में न्यूरो डॉक्टर नहीं है, न फिजिशियन है, न हृदय रोग विशेषज्ञ है। कहाँ लोग अपना इलाज कर पाएंगे। मेरे इससे सरकार ने कई बार मैंने मंत्री से, लेकिन वेतन बढ़ाने के बावजूद भी वहाँ पर डॉक्टर नहीं आते। एक कानून बनाना पड़ेगा उनके लिए, उन डॉक्टरों के लिए कुछ सीमा तय करनी पड़ेगी।
कितने साल तक आपको सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर आपको नौकरी करनी पड़ेगी, तभी वहाँ पर डॉक्टर, तभी वहाँ के जो लोग हमारे हैं, जो गरीब लोग इलाज करने के लिए जाते हैं, उनका इलाज होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में डीडीहाट में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। उप जिला चिकित्सालय के उच्चीकरण का जो प्रस्ताव है, जो उसके मानक है, वो मानक पूरा करते हैं। मेरा जो इस अभिभाषण में उसमें जरूर सम्मिलित करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, एक सरकार ने बोक्सा जाति के लिए विशेषकर मैंने देखा इसमें उसके बजट की व्यवस्था की है, और उसमें पुलों का निर्माण के लिए और सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। मेरे क्षेत्र में 3 गांव हैं बिल्कुल लगे हुए हैं, राजी जनजाति के गांव मेरे विधानसभा में। तो तीनों जनजाति के गांव 5 किलोमीटर के परिधि में, उसके अलावा उस इलाके में 5 ग्राम पंचायत है। उनकी लंबे समय से मांग है, वो लंबे समय से मांग है जो रोहतीस नदी है, छब्बीसा और के बीच में झूला पुल बने, क्योंकि उनका स्पोर्ट मार्केट है, वहाँ इंटर कॉलेज है, वहाँ बैंक है, वहाँ ट्रेजरी है, और उन लोगों का आना जाना वहाँ से रहता है। इसलिए उस क्षेत्र के लोगों को लिए जो मांग है, जो राज्य जनजाति के लिए झूला पुल है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य का गठन हुआ, राज्य के गठन के पीछे एक मांग थी, छोटी छोटी प्रशासनिक इकाई बने, छोटे छोटे जिले बने। इसलिए हमारी सरकार ने 2011 में 4 जनपदों की अधिसूचना जारी की 8 नवंबर को। वो जब सदन में इस समय बैठे थे, यशपाल जी आप लोग सब थे, मैं भी था उसमें, लेकिन उस सदन में तय हुआ कि सरकार विपक्ष ने कहा कि भाई 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव, इसलिए सरकार ने जनपदों का गठन किया है, अस्तित्व में नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा, इन लोगों ने कहा अस्तित्व में तभी आएंगे जब 2012 में जो चुनी हुई सरकार, जो इसकी भी सरकार बनेगी, तभी अस्तित्व में। सरकार बदल गई, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, वहाँ इसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक मामला है मामला अध्यक्ष जी। इसके अलावा कल एक बहुत, मैं आप लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा का मामला। कंक्लूड करिए। मैं बिल्कुल लास्ट है, उच्च शिक्षा का मामला है, क्योंकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सरकार ने कि विशेषकर जो छात्र छात्राओं के लिए, उनको जो प्रतियोगिता होते हैं, परीक्षा दें, उसके लिए वे लोगों के लिए उसके खटिमा में जो विद्यालय खोला है, प्रशिक्षण दे रही है। एक मांग है मेरे क्षेत्र में भी, मुनाकोट में 15 इंटर कॉलेज है, बिल्कुल नेपाल से लगे हुए गांव, और छात्र संख्या वहां पर पहले बार भी सुनता तो 450 तक छात्र, जब 15 इंटर कॉलेज हैं तो जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अभिभाषण में जो मुनाकोट में महाविद्यालय की बात आवाज उठी है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का बिल्कुल समय दिया, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ।